नमस्कार। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे शिक्षा का ज्ञान मीमांसीय आधार। ज्ञान, विश्वास, जांच और तर्क। तो हमने शिक्षा के दार्शनिक पहलू पे बात की, जिसके अंदर हमने अलग अलग दार्शनिकों के विचारों को समझा। मेरे बाकी वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने शिक्षा के दर्शन को लेकर बात की है। तो आज हम शिक्षा की ज्ञान मीमांसीय अवधारणा पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ज्ञान मीमांसा क्या है। बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पाते कि ज्ञान मीमांसा का क्या अर्थ है। तो ज्ञान मीमांसा, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये दर्शन शास्त्र की यानी फिलॉसफी की ही एक ब्रांच है। ठीक है, एक शाखा है। तो ये दर्शन शास्त्र का एक क्षेत्र है। ये मानवीय ज्ञान से संबंधित है, क्योंकि ज्ञान मीमांसा, आप शब्द से शाब्दिक अर्थ में पहले समझिए कि ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज है ना। जो भी हम देखते हैं आसपास, जो भी हम जिस रूप में भी नॉलेज को समझना चाहें, है ना, किसी भी तरह की नॉलेज, तो वो तो ज्ञान हो गया। अब मीमांसा क्या है? तो मीमांसा का अर्थ है, मीमांसा के अंदर हम दो पहलुओं पे विचार करते हैं। एक तो ज्ञान क्या है ना। यानी कि अगर हम किसी भी चीज की मीमांसा कर रहे हैं, है ना, मान लीजिए कि मैं आपको कोई भी विषय पढ़ा रही हूँ, उसकी हम मीमांसा कर रहे हैं, तो हम उसके बारे में, उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसके बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं, उस चीज के बारे में। ठीक है, तो मीमांसा किसी चीज के बारे में भी ये जानना कि वो चीज क्या है, ये जानना, और उस चीज को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान मीमांसा का मतलब ज्ञान क्या है और ज्ञान को कैसे प्राप्त प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, तो ज्ञान मीमांसा का अर्थ आप समझ लीजिए सबसे पहले कि ज्ञान मीमांसा का अर्थ है ये जांचना, ये पड़ताल करना कि ज्ञान क्या है और ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब हम एक बार परिभाषा देख लेते हैं। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र का एक क्षेत्र है जो मानवीय ज्ञान से संबंधित है। यह एक प्रकार की दार्शनिक जांच पड़ताल का वह क्षेत्र है जो ज्ञान की उत्पत्ति, प्रकृति, वैधता, ज्ञान की विधियां और सीमाओं की खोज करता है। आप देखेंगे ये सारी चीजें ज्ञान से संबंधित है। ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी वैधता क्या है, मतलब सत्यता और असत्यता क्या है, वो किन किन विधियों से प्राप्त किया जा सकता है, और उसकी सीमाएं क्या है। ज्ञान का मतलब आप समझ लीजिए, ज्ञान क्या होता है। ज्ञान होता है कोई भी वो चीज जो हम जानना समझना चाहते हैं, वही ज्ञान है। ठीक है, जैसे अभी ये जो हम विषय पढ़ रहे हैं, ये भी एक तरह का हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ज्ञान, ये ज्ञान कैसे आएगा, इसको हम कैसे समझेंगे, इसकी प्रकृति क्या है, ये सत्य है या असत्य है, इसको किन किन तरीकों से हम प्राप्त कर सकते हैं, इसकी सीमाएं क्या है, ये सारी चीजें बेसिकली ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आती है। ज्ञान मीमांसा ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनुसंधान और अध्ययन कर सत्य की खोज करना चाहता है। तो बेसिकली ये बहुत एक लाइन में ज्ञान मीमांसा को कह दिया कि ज्ञान मीमांसा ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनुसंधान यानी रिसर्च करता है कि ज्ञान क्या है ना। ये सारी आप एस्पेक्ट देखेंगे तो ये रिसर्च के एस्पेक्ट है। ज्ञान क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, तो ज्ञान के अलग अलग पहलुओं पर रिसर्च करना, स्टडी करना और सत्य की खोज करना। वास्तविक ज्ञान क्या है, क्योंकि देखो, ज्ञान तो बहुत है दुनिया में, हर चीज के बारे में बहुत ज्ञान मिलेगा, लेकिन सत्य ज्ञान कौन सा है, वो सत्य की खोज करना, वो ज्ञान मीमांसा है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई भी घटना होती है और न्यूज वाले अलग 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 दिखाते हैं, या हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्रोत से उनके बारे में सुनते हैं, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि वास्तविकता क्या है, कौन सा ज्ञान वास्तविक है, किसकी बात को सच माने। तो हम खोज करते हैं, हम जांच पड़ताल करते हैं, और उसके बाद हम सत्य की खोज करते हैं। तो यही है ज्ञान मीमांसा। अब ज्ञान की उत्पत्ति के तीन सिद्धांत हैं: बुद्धिवाद, अनुभववाद और आलोचनावाद। सबसे पहले बुद्धिवाद क्या है? तो बुद्धिवाद जो विचारधारा थी, वो डेकार्टे ने, जो जिनका जो जन्म है 1596 में हुआ था, 1650 में इनकी मृत्यु हुई थी। डेकार्टे एक फिलोसफर है, दार्शनिक है, जिन्होंने बुद्धिवादी विचारधारा का इन्वेंशन किया था। तो वो कहते हैं कि बुद्धि ही ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन है। ठीक है, अब ये आप याद रखिए, हम ज्ञान प्राप्ति के साधनों की बात कर रहे हैं। किन किन स्रोतों से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पहला मतलब किन, जो विचारधाराएं, अलग अलग स्कूल है,
स्कूल ऑफ नॉलेज। तो पहला बुद्धिवाद, यहाँ पे कहते हैं कि हर जो भी ज्ञान है वो सिर्फ बुद्धि से प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम अपने तर्क लगा के, अपने जो विचार विमर्श करके, किसी चीज के बारे में अपना दिमाग लगा के, अपनी प्रज्ञा लगा के, तब हम उस ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इससे ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। इंद्रियां जिस ज्ञान की अनुभूति करती है वह पदार्थ और सत्य नहीं है। और जो इंद्रियां ज्ञान, मान लीजिए कोई चीज आंख से देखी, तो ये बुद्धिवाद कहता है कि आंखों का देखा भी गलत हो सकता है उसके पीछे कुछ और रीजन हो। तो आप अपने दिमाग को लगाइए, या आपने कुछ टच किया, कुछ छू के देखा, तो वो भी गलत हो सकता है, तो आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो इंद्रिय वाला ज्ञान जो अनुभूति कराता है वो भी ज्ञान इसके अनुसार, इस विचारधारा के अनुसार सत्य नहीं है। दूसरी विचारधारा आती है अनुभववाद, जिसके प्रणेता है जॉन लॉक। ठीक है, ये कहती है कि अनुभव के आधार पर ही बालक के मस्तिष्क में ज्ञान अंकित होता है। ये विचारधारा कहती है कि अनुभव करके ही बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है, तो हर चीज का वो खुद अनुभव करेगा। अनुभववादी संपूर्ण तथ्यों, वस्तुओं और पदार्थों के अस्तित्व का आधार अनुभव को ही मानते हैं। ऑब्वियसली जब अनुभव के आधार पर ही सारी चीजें हैं, जब ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य स्रोत ही अनुभव है, तो अनुभववादी हर चीज के आधार को अनुभव ही मानते हैं। मतलब अगर बच्चा अनुभव करेगा तभी वो ज्ञान ले पाएगा। और तीसरी विचारधारा थी आलोचनावाद। इसके प्रवर्तक थे प्रसिद्ध दार्शनिक कांट। 1724 से 1804 तक इनका जीवन काल रहा है। इन्होंने कहा कि ये जो दोनों वाद है, बुद्धिवाद हो या अनुभववाद हो, दोनों ही अधूरे हैं, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति बुद्धि से भी होती है और इंद्रिय अनुभव से भी होती है। ठीक है, तो अंतिम अगर हम एक निर्णय के रूप में भी देखें, तो कांट का हम जो ये ज्ञान का साधन है, इसको हम थोड़ा सत्य मान सकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हमें बुद्धि से भी होती है और इंद्रिय अनुभव से भी होती है, क्योंकि कई ज्ञान ऐसा है जिसको जब तक हम अनुभव नहीं करते उसकी प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति हमें बुद्धि से भी होती है और इंद्रिय अनुभव से भी होती है। अब ज्ञान निर्माण के चरण बताते हैं। तो ज्ञान निर्माण के चरण में पहली अवस्था है विश्वास। विश्वास एक मानसिक अवस्था है। यदि किसी विषय विशेष के संदर्भ में कोई खास विश्वास नहीं है, तो माना जाएगा कि कोई उसके बारे में ज्ञान नहीं रखता है ना। अगर मैं किसी चीज के बारे में विश्वास ही नहीं करती, तो उसके बारे में फिर मैं, मेरा ज्ञान भी, लोग लोग भी यकीन नहीं करेंगे। कि जब तुम इसमें बिलीव ही नहीं करते, तो फिर तुम्हें इसके बारे में क्या पता है ना। जैसे मैं कोई रीति रिवाज नहीं मानती और मैं उसके बारे में कुछ बताने लग जाऊं, तो लोग कहेंगे जब तुम इसमें भरोसा ही नहीं करती, तुम्हें इस पे विश्वास ही नहीं है, तो तुम इसके बारे में नॉलेज क्यों बता रही हो, क्यों बोल रही हो उसके बारे में। तो सबसे पहले ये जो ज्ञान का निर्माण है ये विश्वास से होता है। आप कुछ भी चीज सीखना चाहते हैं, किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आपको उस चीज के अंदर विश्वास होना चाहिए। आप उस चीज को माने, आपकी मान्यता होनी चाहिए उस चीज को लेके। ठीक है, जैसे आकाश में घने काले बादलों को देखकर कृषक को विश्वास हो जाता है कि वर्षा होगी, तो यहाँ पे भी विश्वास का, ज्ञान का निर्माण कब होगा, जब विश्वास। तो किसान को विश्वास है कि बादल है तो बारिश होगी, तो ये विश्वास हमारे ज्ञान का निर्माण करता है ना। तो किसान जो है वो बहुत ज्ञानी है, वो बादल देखकर बता देता है आज बारिश होगी या नहीं होगी। दूसरी चीज आती है तथ्य। प्रत्येक वस्तु जो इस दुनिया में विद्यमान है वो एक तथ्य है ना। कोई भी चीज हो, आप कोई भी चीज अपने आसपास, अभी इस समय आप जब ये वीडियो सुन रहे हैं, तो आप देखिए आसपास जो भी चीजें हैं वो सब एक तथ्य है। कोई भी कथन हम कह रहे हैं, मैं इस टाइम जो बोल रही हूँ, ये सब एक तथ्य है। तो ये तथ्य भी ज्ञान निर्माण का एक चरण है। पहले विश्वास आएगा, फिर तथ्य आएगा। कोई भी चीज है वो तथ्य है, वो एक फैक्ट है। जैसे पहाड़ों का अस्तित्व एक तथ्य है, कोई भी कथन कहना, कोई भी कुछ कहता है, वो एक तथ्य है। ठीक है, तो ये ज्ञान के लिए जरूरी है। तीसरी चीज है सत्यता। कोई भी अगर ज्ञान असत्य होगा, कोई भी चीज असत्य होगी, तो वो कभी ज्ञान बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो है ही नहीं। असत्य चीज क्या है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो झूठ है, जो है ही नहीं। तो सत्यता होना बहुत जरूरी है ज्ञान के अंदर। ठीक है, तो ये ज्ञान के तीन चरण। अब ज्ञान के प्रकार देखते हैं। तीन तरह के ज्ञान हम देखते हैं, पूर्ववर्ती ज्ञान, परवर्ती ज्ञान और अनुभवजन्य ज्ञान। पूर्ववर्ती ज्ञान क्या होता है, वह ज्ञान जिसके अनुभव हेतु सत्यता या असत्यता को स्रोत के पूर्व या स्रोत के बिना निर्धारित किया जाता है। यानी कोई भी ऐसा ज्ञान जिसको अब तक हमने प्रूफ नहीं किया। ठीक है,
और वो मतलब प्रूफ करने से पहले का जो हमारे पास ज्ञान है ना? जैसे मान लीजिए आप पेपर देंगे, अभी आपका इवैल्यूएशन होगा, तो या आप कहीं भी जो भी आप मान लीजिए ये ज्ञान मीमांसा ही पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ ली, अब आपको इसको कहीं किसी को बताना है, तो आप इस आपको बताने से पहले जो आपके पास ज्ञान है, वो है पूर्ववर्ती ज्ञान। फिर जब आप इसको बताएंगे, मान लीजिए आपको किसी अध्यापक को ही बताना है, आपने उसको बताया टीचर को, तो उन्होंने फिर वैलिडेट किया कि हाँ तुमने सही बोला है, या कुछ कमी निकालेंगे तो नहीं ये चीज गलत है। तो वो जो ये जो वैलिडेशन हुआ, ये अलग चीज है। लेकिन आपकी ये जो सत्य का निर्धारण करने से पहले जो ज्ञान, सत्य या असत्य के निर्धारण से पहले जो आपके पास ज्ञान है, वो है पूर्ववर्ती ज्ञान। इसको ये आपका अपना ज्ञान है, अभी तक आपने किसी के सामने शेयर नहीं किया, किसी के सामने इसको प्रूफ नहीं किया। उसके बाद है परवर्ती ज्ञान। इस ज्ञान का आधार अवलोकन और अनुभव होता है, ठीक है? ऑब्जर्वेशन करना, एक्सपीरियंस करना। अवलोकन एवं निश्चित विवेचन पर बल देने के कारण इसे वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान माना जाता है। यानी कई बार हम बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई घटना हमने होती हुई देखी, तो उस घटना के बारे में फिर हम किसी को बताएंगे, क्योंकि वो हमने अपने आंखों से देखी है। तो वो जो अवलोकन है, उसने उस ज्ञान को सत्य बना दिया, तो वो है परवर्ती ज्ञान। यानी अब आपने, आपके पास एक स्रोत है, आपने खुद उसको देखा है, तो वो प्रूफ हो गया। या फिर आप टीवी में कोई घटना देख लेते हैं, विजुलाइज करके देख लेते हैं, और उसके बाद जब वो ज्ञान आपका बन जाता है, तो वो है परवर्ती ज्ञान, ठीक है? और तीसरा आता है अनुभवजन्य ज्ञान। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, जो ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है, जो आप खुद एक्सपीरियंस करके ज्ञान लेते हैं, वो है अनुभवजन्य ज्ञान, ठीक है? कोई भी चीज ऐसी जिस जो जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक आप उसके बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। ठीक, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, खुद एक्सपीरियंस करते हैं, फिर खुद हमें समझ आती है कि वो चीज क्या है। अब है ज्ञान अर्जित करने के स्रोत और विधियां। अब ज्ञान किन तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? पहला है अंतर्बुद्धि ज्ञान, हमारी बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त है वो हो गया। दूसरा तर्क के द्वारा, जहाँ पे हम तर्क लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, हम रीजनिंग करते हैं, हम वाद विवाद भी करते हैं, ठीक है? तो ये हो गया तर्क बुद्धि द्वारा ज्ञान। उसके बाद है प्राधिकरण द्वारा ज्ञान। कई ज्ञान ऐसा होता है जो किसी अथॉरिटी द्वारा हमें दे दिया गया, जैसे मान लीजिए आपका जो भी सिलेबस होता है, वो एक तरह से प्राधिकरण द्वारा दिया गया ज्ञान है ना? और आपकी ऑफिशियल बुक्स हो गई, जो आपको किताबें दी गई, वो प्राधिकरण द्वारा दिया गया ज्ञान है, क्योंकि वो आपको किसी अथॉरिटी ने प्रोवाइड कराया है। आप जैसे मान लीजिए जनगणना वाला जो डेटा होता है, तो सेंसस के द्वारा जो वो डेटा दिया जाता है, वो अथॉरिटी द्वारा दिया गया जो ज्ञान है वो इसमें आएगा। उसके बाद दृढ़ आग्रह द्वारा ज्ञान। कई बार क्या होता है कि बार बार कोई व्यक्ति हमसे बार बार एक ही चीज को रिपीट करता रहता है कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि शिक्षक अगर एक ही चीज बोले, लड़कियों लड़कियां मैथ्स नहीं कर सकती, मैथ्स नहीं कर सकती, तो आप एक समय के बाद उस चीज को सच मानने लग जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं दृढ़ आग्रह वाला ज्ञान। यानी कि जब आपसे कोई बार बार सेम चीज बोलता है, तो वो ज्ञान को आप सच मानने लगते हैं। न्यूज़ वगैरह में आप देखेंगे, न्यूज़ रिपोर्टर रोज एक ही चीज़ अगर आपको दिखाते हैं, तो आप उसको सच मानने लग जाते हैं बिना कोई जांच पड़ताल के। तो ये दृढ़ आग्रह वाला ज्ञान हो गया। उसके बाद आस्था द्वारा ज्ञान। कई बार बहुत सारे रीति रिवाज और परंपराएं जो होती हैं, उनको हम मानते हैं, उनका जो ज्ञान होता है वो ज्ञान, और इसमें हम कोई क्वेश्चनिंग नहीं करते। ये तर्क वाले ज्ञान से बिल्कुल अलग होता है। जो हमारी आस्था वाला ज्ञान होता है, उस पे हम कोई क्वेश्चन नहीं करते, कुछ नहीं करते, जो भी होता है हम उसे अपना लेते हैं, ठीक है? तो ये हो गया रीति रिवाज वाला ज्ञान। उसके बाद हो गया प्रकटीकरण द्वारा ज्ञान। यानी कई बार कोई ऐसी चीज होती है जो प्रकट करके, मतलब हमारे अंदर कुछ है, लेकिन हमने उसको प्रकट किया, उसको बाहर लाए, और फिर वो ज्ञान बना, है ना? कई बार मान लीजिए मेरे पास कोई थॉट है, मैंने फिर किसी के साथ डिस्कस किया और फिर उसको रिफाइन किया। या मैं कोई मान लीजिए बिजनेस करना चाहती हूँ, मेरे पास सिर्फ आइडिया है, मैं किसी से डिस्कस करती हूँ और उसके बाद वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन होगा, फिर मुझे समझ आता है अच्छा ये चीज ऐसे होती है, मुझे ये करना है। तो इसको कहते हैं प्रगटीकरण द्वारा ज्ञान। और अंतिम है अनुभव द्वारा ज्ञान, जो कि मैं बता भी चुकी हूँ। जब हम अनुभव करके सीखते हैं, अनुभव करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो है अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान।
अब आता है विश्वास। थोड़ा सा हम इसके बारे में देख भी चुके हैं। विश्वास क्या होता है? ये मन की अवस्था है। मन की एक दूसरी अवस्था संदेह को हटाकर उसकी जगह लेती है। कई बार हमें किसी चीज पे संदेह होता है, डाउट होता है, तो या तो डाउट होगा या ट्रस्ट होगा। डाउट को हटाकर जब ट्रस्ट होता है तो वो ट्रस्ट कहलाता है। ठीक है, डाउट को हटाकर जो भी हमें, जब हमारा डाउट हट गया तो जो भी चीज होगी वही ट्रस्ट है, वही विश्वास है। ज्ञान को विश्वास योग्य बनाने का अर्थ है पाया गया ज्ञान। अगर हम ज्ञान को विश्वसनीय बनाना चाहते हैं या बना लेते हैं तो इसका मतलब है कि ज्ञान यथार्थ है, ज्ञान सच है, तभी हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इसमें स्थिरता के लक्षण है, यानी ये ठहराव वाला ज्ञान है। ऐसा नहीं है अभी कुछ है कल बदल गया ये ज्ञान, इस तरह का नहीं होगा। जो जिस ज्ञान पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं वो स्थिर रहेगा, आज भी वही रहेगा, कल भी वही रहेगा। जैसे हमने ज्ञान मीमांसा की परिभाषा पढ़ी, आज भी यही है, कल भी यही रहेगी, पेपर में लिखे आओगे यही रहेगी, सेम। तो ये ज्ञान है क्योंकि स्थिर है, यथार्थ सत्य है, इस पर निर्भर किया जा सकता है। क्योंकि सत्य है तो निर्भरता इस पे हो सकती है। ये अपने लक्ष्य के अनुकूल होता है। जो भी ज्ञान विश्वसनीय होता है वो अपने लक्ष्य के अनुकूल होता है और इस पर निर्भर रहकर इसे सैद्धांतिक रूप दिया जा सकता है। कोई भी ज्ञान जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं उसको हम सिद्धांत के रूप में भी बना सकते हैं क्योंकि वो सत्य है ना, वो एक तरह का सच है। तो हम इसको सैद्धांतिक रूप में, मतलब एक थ्योरी, हम इसको बना सकते हैं, कोई भी ऐसा ज्ञान। उसके बाद आता है तर्क। तर्क क्या है? तर्क बेसिकली रीजनिंग। ठीक है, जो भी हम आर्ग्यूमेंट करते हैं वो तर्क है। क्यों वाले प्रश्नों का उत्तर अक्सर हम पूछते हैं, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। जब ये चीज हम करते हैं तो वही तर्क है ना। ज्ञान मीमांसा क्यों पढ़ रहे हैं, अम, शिक्षा में इसकी इसका क्या महत्व है, क्यों पढ़े। जब हम इस तरह के सवाल पूछते हैं तो वो तर्क कर रहे हैं हम। तर्क सत्य को सिद्ध करने की कसौटी है। सच को प्रूफ करना है तो तर्क तर्क कीजिए। वाद विवाद होता है अक्सर एक दूसरे से, हम आर्ग्यूमेंट करते हैं और वो आर्ग्यूमेंट के बाद सच सामने आता है, सच प्रूफ होता है एक तरह से। सत्य का प्रमाण है ना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तर्क होगा। कोई भी चीज है उसके पीछे का रीजन अगर हम समझ जाते हैं तो वो चीज हम सच सच मानते हैं, रीजन होना चाहिए। उसके बाद ज्ञात, यानी अनुभूत तथ्य से अज्ञात की ओर ले जाने का मार्ग है। तर्क के अंदर क्या होता है कि जो चीज हमें पता है उससे हम अज्ञात की ओर जाते हैं, तर्क लगाते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट देते हैं और जो भी हमें पता है उससे हम अज्ञात की ओर जाते हैं। यानी कि ऊपरी तौर पे जो सीख रहे हैं उससे बारीक पे जाना। ठीक है, मतलब स्थूल रूप से, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना, ये है। इसका बुनियादी आधार बौद्धिक होता है। तर्क का सीधा संबंध है बुद्धि से। जिसके पास दिमाग होगा, जिसका एक्टिव दिमाग होगा, वही तर्क कर पाएगा। जिसका दिमाग एक्टिव नहीं है, जो सिर्फ अनुकरण कर रहा है, फॉलो कर रहा है चीजों को, किसी दूसरे की कॉपी कर रहा है, वो कभी तर्क नहीं कर पाएगा। उसके पास अपना दिमाग नहीं होगा चलाने के लिए। तर्क वही लोग कर सकते हैं जिनका दिमाग अच्छा हो। और माध्यम का काम भाषा करती है। तर्क किस माध्यम से होगा? भाषा से। हम कुछ बोलेंगे तो भाषा के माध्यम से ही तो तर्क करेंगे, है ना। भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कोई भी भाषा हो, लेकिन भाषा तर्क करने का एक माध्यम है। अब तर्क के प्रमुख कार्य क्या है? तर्क के कार्य है ज्ञान के विषय में जो भी संदेह है उसको दूर करना, है ना। आपने देखा होगा, अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हो या भविष्य में आप देंगे तो एक पूरा सेक्शन तर्क का आता है जिसमें क्वेश्चंस आते हैं तर्क के ऊपर। तो बेसिकली आपकी बुद्धि की जांच करना चाहते हैं कि इसका दिमाग कैसा है, मस्तिष्क कैसा है, क्या ये रीजनिंग कर पाएगा बच्चा या नहीं कर पाएगा, है ना। दूसरा, जो भी ज्ञान के विषय में संदेह हमें हो रहा है ना, हमें कुछ डाउट होता है तो उसके पीछे का अगर हमें रीजन पता लग जाता है तो हमारा डाउट दूर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोरोना काल में हमारे एग्जाम लिए गए, ऑनलाइन ही एग्जाम लिए गए या असाइनमेंट लिए गए, तो वो कोरोना काल था। अभी वर्तमान में कोई कहे असाइनमेंट ले लो तो उसके पीछे तर्क कुछ नहीं है, है ना। क्यों ले एग्जाम, सब कुछ ठीक है, सब खुला हुआ है, तो हम असाइनमेंट क्यों ले, है ना, एग्जाम ही लेंगे। तो ये एक तर्क है कि वर्तमान में
आज की सिचुएशन में हमें ऑफलाइन एग्जाम करवाने हैं। इसके पीछे तर्क ये है कि सब कुछ सामान्य है, नॉर्मल है और हम ऑफलाइन एग्जाम कराने की स्थिति में है। तो कोई भी इस ज्ञान के विषय में उत्पन्न जो भी संदेह है वो दूर हो जाता है तर्क के द्वारा। संदेह रहित निश्चित ज्ञान की स्थापना करना तर्क का कार्य है। संदेह रहित, कोई भी डाउट ना रहे, निश्चित ज्ञान की स्थापना करना, इसे निर्णय कहा गया है। अगर जो ज्ञान निश्चित हो जाता है वो निर्णय होता है फिर, ठीक है, वो एक फिक्स निर्णय बन जाता है। अब है तर्क और बुद्धिपरक विचारधारा की कुछ मान्यताएं। तर्कपरक विचारधारा क्या कहती है? व्यक्ति का समूचा ज्ञान बुद्धि पर आधारित है ना। मैंने बता दिया आपको कि तर्क जो है वो पूरी तरह से बुद्धि पे आधारित है। बुद्धि ही ज्ञान का आदि है और बुद्धि ही अंत है। ज्ञान संकल्पनाओं के रूप में बुद्धि में पहले से ही विराजमान रहता है। हमारे दिमाग में ऑलरेडी ज्ञान है, बस उसे बाहर निकालना है। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी अपना दिमाग है चलाने के लिए। कोई भी चीज हमारे सामने, कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी चीज आती है, तो हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस चीज को ज्ञान में परिवर्तित कर देते हैं। बुद्धि ही ज्ञान का साधन है, बुद्धि ही ज्ञान का अधिकरण है। ठीक है, बुद्धि ही ज्ञान का साधन और बुद्धि ही साध्य है। कारण भी ज्ञान का बुद्धि ही है और साधन भी बुद्धि ही है। तो बेसिकली बुद्धि पे फोकस है, मस्तिष्क पे फोकस है। उसके बाद जांच, जिसको हम अन्वेषण भी कहते हैं, खोजना। किसी भी वस्तु की, वस्तु स्थिति की भली भांति बारीकी से जांच पड़ताल करना और जानना, उसकी खोज करना, उसके बारे में जानना समझना, बारीकी से जानना समझना, उसको हम जांच कहते हैं। इसका आधार मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति को माना गया। जांच किसी चीज के बारे में, खोज हम कब करेंगे? जब मनुष्य के अंदर जिज्ञासा जाने जागेगी, है ना। आप लोग इस चैनल पे आए हैं वीडियो ढूंढ के आए हैं, तो आपके अंदर कोई जिज्ञासा होगी कि हमें ये पढ़ना है, हमें दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखना है। तो चलो आज ये वीडियो देखते हैं। आपने खोजा होगा वीडियो। तो सबसे पहले हमारी जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, फिर हम खोज की ओर या जांच की ओर बढ़ते हैं। जांच, ठीक है। इससे संबंधित कोई भी अगर आपको प्रश्न होता है, आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।